आ जाओ। कल जनरेटर की वर्किंग करी थी, अब एक मोटर की भी समझ लो ऑरली, ठीक है। फिर उसके बाद मैं तुम्हें कुछ कंसेप्ट बताऊंगा। ये जनरेटर और जो मोटर की वर्किंग बता रहा हूं ना, ये इस ऊपर ऊपर से बता रहा हूं। जब हम इसको डीप में करेंगे ना, एक एक टॉपिक को पकड़ पकड़ के, उसके अंदर मैं और क्लियरली बता दूंगा। ये सिर्फ तुम्हें इसलिए बता रहा हूं ताकि तुम्हें पता लगे कि होता क्या है, बिजली बनती कैसे है जनरेटर मोटर से। क्लियर होगी इतनी बात? कल जनरेटर की वर्किंग देख ली थी ना, पता लग गई थी, समझ आ गई थी कैसे बनता है। देख किसको पूछ रहा है? चलो देखो, ध्यान दे। चलो देखो, इसके अंदर क्या करा हमने, ये मेरा स्टेटर है, ये चीज क्या है? स्टेटर। क्लियर? स्टेटर। स्टेटर के मैंने दो पोल्स लिए। दो पोल्स मतलब कितनी कितने टर्न? एक टर्न, वन टर्न, दो कंडक्टर, ठीक है, और दो पोल। क्लियर होगी इतनी चीज? एक नॉर्थ और एक साउथ। पेयर कितना है? वन पेयर। पोल का पेयर तो एक ही हुआ ना, नॉर्थ और साउथ मिलकर एक पेयर बनाते हैं, ठीक है। दो पोल हुए, दो पोल कौन से? नॉर्थ और साउथ, ठीक है। और एक टर्न से दो कंडक्टर बने। क्लियर होगी इतनी चीज? इतनी चीज क्लियर है ना? कई बार वो पूछ लेता है कि कितने पेयर बनते हैं इतने टर्न्स के अंदर। अगर 4 टर्न्स हैं तो उसके अंदर कितने पेयर बनेंगे? दो पोल, दो पेयर बनेंगे। 4 टर्न्स है तो कितने तुम्हारे वो बनेंगे? पोल कितने बनेंगे? कितने बनेंगे? 4 टर्न है तो कितने पेयर बनेंगे? पहले मेरे को ये बताओ, 4 टर्न है तो कितने कंडक्टर हो गए? 4 टर्न है तो कितने कंडक्टर हो गए? 8 कंडक्टर हो गए नहीं? 8 कंडक्टर हो गए कि नहीं? तो कितने बनेंगे? पोल कितने बनेंगे? पोल तो वही रहेंगे गुरुजी। चलो इधर देखो, ये हमारा स्टेटर है, ठीक है। स्टेटर के ऊपर मैंने ये नॉर्थ बना दिया और यहाँ साउथ बना दिया। अब नॉर्थ और साउथ का तो तुम्हें पता ना कैसे बनाना है, कॉइल ऊपर से या नीचे से, सब कुछ पता ना। अब उसके बाद ये मैंने क्या बनाया, बीच में रोटर बना देता हूं, ठीक है। बीच में ये मैंने रोटर बना दिया ऐसे करके। क्लियर? ये रोटर हो गया, ठीक है। अब मैं कौन सी चीज ले रहा हूं? डीसी मोटर की बात कर रहा हूं। डीसी जनरेटर की वर्किंग तो तुमने कल समझ ली थी। डीसी मोटर का देखो, डीसी मोटर है ना, डीसी मोटर है। डीसी मोटर के अंदर दो कंडक्टर पड़े हैं। क्लियर? ये दो कंडक्टर पड़े हैं। डीसी मोटर को क्या देते हो? इनपुट क्या देते हो? इलेक्ट्रिकल। इनपुट क्या आती है? इलेक्ट्रिकल। और आउटपुट पे क्या मिलता हमें? मैकेनिकल, ठीक है। अब जब भी हम इनपुट देते हैं या आउटपुट लेते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, अगर मैं बात करूं, अगर हमने इनपुट देनी हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, चाहे आउटपुट लेनी हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हम कहां से लेते हैं? रोटर से। रोटर से लेते हैं ना, ठीक है। तो डैट मीन्स इसकी दो वायर्स बाहर होंगी कि नहीं होंगी? ठीक है। यहां से या तो हम इनपुट मतलब यहां से या तो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेंगे या तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे। अब मोटर है तो यहां से इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या करेंगे? देंगे। मोटर को तो मोटर के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या करते हो? देते हो। तो इधर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोगे V वोल्ट, ठीक है। अंदर क्या जाएगा? करंट I। अब ये कौन सी वोल्टेज दोगे तुम? डीसी देंगे ना। इधर बीच में कोई कम्यूटेटर बैठा होगा जो इधर तक लेके जाके क्या करेगा? एसी में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो जो तुम दोगे वो डीसी होगी, जो इसको मिल रही है उसको मैं किससे दिखाऊंगा? एसी से। जो इसको दिखा रहा हूं मैं, इसके अंदर वायर्स के अंदर जो वोल्टेज जा रही है वो एसी जा रही है, ठीक है। मतलब अगर मैं बात करूं, यहां पर कुछ क्या लगा होगा? मेरा एक कम्यूटेटर लगा होगा, ठीक है। कम्यूटेटर लगा होगा जो कि क्या कर रहा होगा? एसी टू डीसी। यहां से मैंने दी होगी डीसी, ये वोल्टेज होगी कौन सी? डीसी। और यहां वोल्टेज कौन सी आ रही होगी? एसी। क्लियर होगी? ये डायग्राम समझ आ गई? समझ गए इतनी चीज? तो इसके अंदर मैंने एसी वोल्टेज दी, मतलब यहां से करंट एंटर कर रहा है, इसके अंदर, इस कंडक्टर के अंदर एंटर कर रहा है, तो कौन सा होएगा? डॉट आएगा, क्रॉस होएगा? क्रॉस होएगा, ठीक है। इसके अंदर करंट लीव कर रहा है, यहां से बाहर आ रहा है, तो बाहर आने को क्या कहेंगे? डॉट। इस चीज को चाहे दिमाग में पालो कि क्रॉस का मतलब क्या होता है? करंट क्या जा रहा है? इनसाइड, ठीक है। डॉट का मतलब क्या होता है कि करंट क्या आ रहा है? आउटसाइड, ठीक है। ये बात नहीं याद रखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे।
प्रैक्टिकल में ये चीज़ें हाँ पूछ लेते हैं, प्रैक्टिकल में कुछ भी पूछ लगते हैं, कुछ ये कोई फिक्सन नहीं होता। आखिर उनको भी थ्योरी पता होती है, अगलों ने क्या पता प्रैक्टिकल करा हुआ है या नहीं करा हुआ। इसके अंदर करंट गया, क्लियर। अब यहां से जो मैंने इसको भी करंट दिया था, स्टेटर को दिया था कि नहीं? स्टेटर को दिया है, क्यों क्या हो गया? तो ही तो नॉर्थ साउथ पोल बनेंगे। स्टेटर को भी डीसी सप्लाई दी हुई है, ये फिक्स होती है। मैंने क्या बताया था? डीसी सप्लाई जो स्टेटर को दी हुई है वो कौन सी होती है? फिक्स होती है, तभी तो नॉर्थ और साउथ पोल बने। अदरवाइज कैसे बनेंगे नॉर्थ और साउथ पोल? हाँ, अब अलग अलग नहीं देते, कई बार क्या देते हैं, इन्हीं दोनों को सप्लाई को कंबाइन करके एक ही सप्लाई बना देते हैं। इन्हीं सप्लाई को इकट्ठा करके एक ही सप्लाई बना देते हैं, ताकि इसको भी डीसी मिले और उसको भी डीसी मिले। क्लियर होगी? अब अलग अलग सप्लाई देंगे तो वो तो फिर अलग हो जाएगा ना। जो पड़ा होएगा कंपाउंड मोटर में इसको लग जाती है, उसको लग जाती है, ठीक है। सीरीज में दोनों को एक जाती है, शंट में और पैरेलल में होते हैं। वो चीज सारा इसी का ही गेम होती है, सिर्फ ये डीसी सप्लाई की गेम होती है सारी। क्लियर होगी? तो ये समझो कि जो स्टेटर के ऊपर कौन सी वाइंडिंग थी? फील्ड वाइंडिंग। स्टेटर के ऊपर कौन सी वाइंडिंग थी? फील्ड वाइंडिंग। और फील्ड वाइंडिंग को कौन सी सप्लाई दी है? डीसी। रोटर पे कौन सी थी वाइंडिंग? आर्मेचर वाइंडिंग। रोटर को कौन सी सप्लाई दी है? एसी। क्लियर हुई इतनी बात? तो ये किसके अंदर मैं बात कर रहा हूं? डीसी मशीन के अंदर, ठीक है, डीसी मशीन के अंदर। क्लियर? अब देखो, नॉर्थ और साउथ पोल बने, डीसी सप्लाई दी, नॉर्थ और साउथ पोल बन गए। नॉर्थ और साउथ पोल का फ्लक्स की डायरेक्शन क्या होगी? ऊपर से नीचे होगी। ये किसकी डायरेक्शन होगी? स्टेटर के फ्लक्स की। ये किसकी डायरेक्शन है? स्टेटर के फ्लक्स की। स्टेटर के अंदर जो फ्लक्स ट्रैवल कर रहा है वो नॉर्थ से साउथ कर रहा है, उसकी डायरेक्शन है, ये स्टेटर के फ्लक्स की है। अब इसके अंदर जो करंट फ्लो करा था रोटर के कंडक्टर के अंदर, इसके अंदर भी कुछ ना कुछ फ्लक्स ही अपना बनाएगा। कैसे बनाएगा? ये देखो, अगर मैं कौन सा रूल लगाऊंगा? कर्लिंग फिंगर या कौन सा? थंब रूल। थंब रूल लगाऊंगा। कर्लिंग फिंगर फ्लक्स बताएगी ना? हाँ, तो जो नाम होएगा वो फ्लक्स बताती है। हाँ, ठीक है। तो अब इसके अंदर करंट एंटर कर रहा है, करंट एंटर कर रहा है, तो फ्लक्स कैसे आ रहा है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लक्स आ रहा है, ऐसे करके आ रहा है घूम के। और इसके अंदर फ्लक्स कैसे आ रहा है? बाहर को करंट आ रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। इसके अंदर फ्लक्स कैसे जा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज फ्लक्स जा रहा है। क्लियर होगी? ओवरऑल फ्लक्स की डायरेक्शन देखो, ओवरऑल फ्लक्स की डायरेक्शन किधर है? इस साइड को है। ओवरऑल फ्लक्स की डायरेक्शन इस है। अब ये रोटर की फ्लक्स है ना, ये कौन सी फ्लक्स है? रोटर की फ्लक्स है। कौन सी फ्लक्स है? ये रोटर की फ्लक्स है, वो स्टेटर की फ्लक्स है। क्लियर होगी? रोटर की फ्लक्स जो रोटर के अंदर ट्रेवल करेगी, रोटर की फ्लक्स एयर में नहीं कर रही ट्रेवल, वो जो गोल चक्कर की बॉडी है ना, गेंद है एक, गेंद के अंदर ट्रेवल कर रही है फ्लक्स। अब जब भी किसी गेंद के अंदर ट्रेवल करती है तो उसके अंदर हवा थोड़ी ना होती है, तो हवा में नहीं ट्रेवल कर रही, तो फ्लक्स कैसे से कैसे करेगी? साउथ से नॉर्थ करेगी। बताया था कि नहीं? अगर मटेरियल के अंदर कर रही है ट्रैवल तो साउथ से नॉर्थ करेगी, अगर बाहर से करेगी तो नॉर्थ से साउथ करेगी। उसके अंदर तो स्पेस है ना। ये देखो, ये गोल चक्कर बैठा है, अगर ये नॉर्थ ये साउथ, ठीक है, इसके बीच में गोल चक्कर बैठा है, तो ये जो स्पेस है ये वाली, ये सारी स्पेस हवा ही तो है। क्लियर होगी ना इतनी चीज? उसके अंदर तो हवा ही नहीं, हमने तो इस गोल चक्कर के अंदर करा रहे हैं अभी तो फ्लक्स ट्रैवल, उसके अंदर तो हवा है ही नहीं, तो साउथ से नॉर्थ करेगी। तो डैट मीन इधर क्या बनेगा? इसका नॉर्थ, और इधर क्या बनेगा? साउथ बनेगा। नोट मत करो, अभी अभी समझ लो, ठीक है। और ये वाली चीज क्या है? ये स्टेटर का, ये स्टेटर का, ये स्टेटर का, ठीक है। अब बताओ, नॉर्थ नॉर्थ को क्या करेगा? रिपेल करेगा, इधर को धकेलेगा। और ये साउथ इस नॉर्थ को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। और ये साउथ इस साउथ को क्या करेगा? रिपेल करेगा, दूर भेजेगा। दूर भेजने का मतलब इधर नहीं होता, अपन उधर को भेजेगा, समझ गए? और ये नॉर्थ और ये साउथ को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो जब अट्रैक्ट करेगा तो मोशन किधर को आ गया? इस साइड को घूम रही है। क्लियर होगी? तो जो हमारा रोटर है वो किस साइड को घूमेगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दिया, आ गई मैकेनिकल एनर्जी सिर्फ करंट देने से इसको, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक, मेरे को लग रहा तुम्हें एक ना डाउट हैगा जो तुम्हारे मन में है, तुम मेरे पीछे पीछे तो बोल रहे हो, बट वो डाउट ना क्लियर करना जैसे मेरे को लग रहा है। ये नॉर्थ और ये साउथ है स्टेटर का, ठीक है। यहां बना नॉर्थ,
यहां बना साउथ, ये रोटर के हैं, रोटर के मैं किसी और से दिखाता हूं, इस चीज को ना समझने की कोशिश करना। ये नॉर्थ और ये साउथ, ये रोटर के हैं, ठीक है। अब देखो ये तो ये जो स्टेटर के हैं ना, ये अपनी जगह पर बैठे रहेंगे, ये नहीं हिलेंगे। क्या करेंगे? ये हिलेंगे नहीं। अब ये नॉर्थ को क्या करेगा? रिपेल करेगा। रिपेल करने का मतलब क्या होता है? पीछे को धकेलेगा, मतलब अपनी तरफ नहीं आने देगा। अपनी ये नॉर्थ जो बैठा ना, ये वाला नॉर्थ, ये नॉर्थ को पहले स्टेटर के पकड़ा करो, स्टेटर का नॉर्थ पकड़ लिया। अब तो रोटर का देखो नॉर्थ का है इधर है, तो डेट मीन्स ये इसको अपनी तरफ आन नहीं देगा, इसको अपनी तरफ आन नहीं देगा, क्योंकि रोटर ही मूव कर सकता है ना, गेंद ही घूम सकती है। गेंद घूमेगी कैसे? अगर ये इसकी तरफ जाएगी तभी तो ये अट्रैक्ट, मतलब फिर क्या हो जाएगी? अट्रैक्शन। अगर ये इसको अपनी तरफ आन नहीं देगा तो डेट मीन्स ये क्या करेगा? इस रोटर को पीछे को धकेलेगा, अपने से दूर भेजेगा। तो दूर भेजने का मतलब इसको कहां भेज रहा है? अपने से दूर। ये आ गया। ये साउथ, स्टेटर का पकड़ो, स्टेटर का साउथ पकड़ा, ये नॉर्थ को क्या करेगा? अपनी तरफ खींचेगा, मतलब ये और आ गया इसके पास, गोल चक्कर घूम के और आ जाएगा इसके पास। अब ये साउथ को क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो डेट मीन्स इसको इस चीज को कहां भेजेगा? अपने से दूर भेजेगा। इस चीज को कहां भेजेगा? उधर। और ये नॉर्थ इस साउथ को क्या करेगा? अपनी तरफ खींचेगा, तो ये और आएगा इसकी तरफ, ठीक है। तो रोटर किस साइड को मूव कर रहा है? देख लो, घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूमना स्टार्ट। हाँ, और जो ये टॉर्क, ये जो मोशन है, मोशन को ही मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था? घूमने वाली चीज ही क्या प्रोड्यूस करती है? टॉर्क। उसी को टॉर्क कहते हैं। तो ये जो टॉर्क है, ये कौन सी टॉर्क है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। क्लियर होगी इतनी चीज? समझ गए? क्या हो गया? हाँ, फिर अगर वो भी अप्लाई करे तो वो भी अप्लाई करके देख लो, हाँ भाई चेक कर रहा है। वो भी अप्लाई करके देख लो, इधर ही आएगा ना। मैग्नेटिक फील्ड नीचे, करंट मोशन ही अपने पास, करंट अंदर को, करंट अंदर को करंट अंदर को, और मोशन इधर। क्लॉकवाइज ये रहा सबसे ठीक है। कौन सा अप्लाई कर रहे हो? लेफ्ट हाँ राइट और मोटर तो लेफ्ट है सर। हाँ, तो मोटर है ना, तो ये देखो, सही कर रहे हैं सर, ये देखो सही तो है। हाँ सेम ही आ रहा है। आगी बार को, बाहर आ गई। हाँ, फ्लक्स नीचे, ये रिफ्लेक्स फ्लक्स नीचे, करंट अंदर को, ये देखो करंट अंदर, ये करंट अंदर को, फ्लक्स नीचे, ये मोशन, मोशन कहाँ आ रहा है? इधर को ही आ रहा है। समझ गए? अब तुम इसके अंदर कहोगे सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क तो आ गई, मैकेनिकल टॉर्क क्यों नहीं आई? मैकेनिकल टॉर्क को अगर जो तुमने मोटर के अंदर देखना है, मैकेनिकल टॉर्क क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क हमेशा अपोज करती है मैकेनिकल को। तो मैकेनिकल टॉर्क कहां होगी? उल्टी वाली साइड। समझ गए? वो कंसेप्ट से पकड़ लो। तो सर ये मैकेनिकल टॉर्क होती नहीं है, बस जस्ट बता रहा हूं। मैकेनिकल टॉर्क हमारे हाथों से तो घुमाया ही नहीं। नहीं जेड़ा अपन दे उत्ते लोड लावांगे बस वो मैकेनिकल टॉर्क हाँ, कंसीडर होएगा। क्लियर होगी इतनी चीज? हाँ जी सर। समझ आ गई मोटर कैसे घूमती है? कि मोटर को जब हम रोटर के अंदर करंट देते हैं, उसके अंदर फ्लक्स बनती है, एक स्टेटर की फ्लक्स और एक रोटर की फ्लक्स, दोनों का आपस में इंटरेक्शन होता है, जिसकी वजह से रोटर क्या करता है? घूमना स्टार्ट हो जाता है। समझ गए इतनी चीज? बाकी वीडियो तुम्हारे पास है, वीडियो में देखते रहना। तो स्टेटर और रोटर फ्लक्स की इंटरेक्शन से जो ईएमएफ प्रोड्यूस होती है, उसी की वजह से हमें क्या मिलती है? टॉर्क। ठीक है? स्टेटर और रोटर की वजह से, स्टेटर और रोटर के इंटरेक्शन की वजह से हमें क्या मिलती है? टॉर्क। घूमना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर होगी इतनी चीज? अब देखो कुछ कंसेप्ट लिखो, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ मशीन। वो ना वीडियो होना है। चलो देखो इधर देखो, लिख लो सम इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ मशीन। सम इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ मशीन। क्लियर? सम इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ मशीन। कंडक्टर का तो तुम्हें पता लग गया, कंडक्टर का तो पता लग गया ना। जो भी मटेरियल किसी इलेक्ट्रिक करंट के, जो भी मटेरियल अपने अंदर से इलेक्ट्रिकल करंट को फ्लो करवाए, उसको क्या कहते हैं? कंडक्टर। ठीक है? समझ आ गई इतनी चीज?
अब देखो टर्न, एक टर्न में कितने कंडक्टर होते हैं? एक टर्न में 2 कंडक्टर होते हैं। वन टर्न हैज अ 2 कंडक्टर, वन टर्न हैज अ 2 कंडक्टर। इसका मतलब ये नहीं है कि वन टर्न इज इक्वल टू 2 कंडक्टर, ये कभी मतलब नहीं होता, यहीं से धोखा खाओगे। वन टर्न इज इक्वल टू 2 कंडक्टर का मतलब कभी नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर लिखोगे वन टर्न हैज अ 2 कंडक्टर, इसके पास अगर 2 कंडक्टर यूज करोगे तब एक टर्न बनेगा। अब इसको मैं फॉर्मूले में कैसे लिखूंगा? टर्न इज इक्वल टू Z बाय 2, ठीक है। Z क्या है? नंबर ऑफ कंडक्टर। अब इसको समझने की कोशिश करना कैसे। मान लो मेरे पास कितने टर्न है, वो कितने कंडक्टर है? 56 कंडक्टर है। कितने कंडक्टर है? 56 कंडक्टर है। टर्न कैसे बनेंगे? कितने टर्न होंगे इसके अंदर? 2 कंडक्टर से एक टर्न बनता है, 2 कंडक्टर से एक टर्न बनता है। 56 को पहले डिवाइड करो 2 से, कितना आया? 28। मतलब 2 कंडक्टर से एक टर्न बनता है, तो डेट मीन्स कितने टर्न होंगे? 28, ठीक है। अगर मैं फॉर्मूले में पुट करूं यही चीज बन रही है 56 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अगर मैं उसको ऐसे लिख दूं वन टर्न इज इक्वल टू 2 कंडक्टर, जो कि मैं तुम्हें बता रहा था 2Z, तो 56 कंडक्टर हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 56 कितना हो गया? ये तो 112 हो गया। वो तो गलत होगी चीज। तो ये फॉर्मूला नहीं, कभी ये फॉर्मूला नहीं है, ये बता रहा है कि एक टर्न में 2 कंडक्टर होते हैं। ये मतलब नहीं है कि एक टर्न को इक्वल टू 2Z लिख दो, वो चीज नहीं होती कभी भी। समझ गए इतनी चीज को? तो टर्न इज इक्वल टू Z बाय 2। Z की क्या वैल्यू होती है? नंबर ऑफ कंडक्टर। एग्जाम्पल लिखनी है तो एग्जाम्पल लिख लो कि 56 कंडक्टर है, तो टर्न की वैल्यू क्या आएगी? 56 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 28। क्लियर होगी इतनी चीज? क्लियर होगी? समझ गए? चले अब देखो, इसके बाद देखो क्वाइल क्या होती है। कर दो इरेज। क्वाइल क्या होती है? ये सिर्फ वर्ड समझने के लिए है, ताकि जब भी आगे वर्ड यूज हो तो उसमें तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। क्वाइल क्या होती है? अगर एक टर्न से 2 कंडक्टर बनते हैं तो काफी सारे जो टर्न से काफी सारे अगर मैं टर्न यूज करूं, जो काफी सारे टर्न्स का कॉम्बिनेशन होगा उसको हम क्या कहेंगे? क्वाइल। समझ गए? जो काफी सारे टर्न से बने उसको क्या कहते हैं? क्वाइल। क्लियर होगी इतनी चीज? ये वर्ड क्लियर हुआ कि नहीं? समझ गए इतनी चीज? ठीक है। क्वाइल समझ आ गया कि नहीं, या लिखवा दूं? Coil is made up of a number of turns of a conductor। किसके टर्न्स? कंडक्टर के ही टर्न्स होंगे। क्लियर होगी इतनी चीज? इसको कोई फॉर्मूला नहीं होता, ये सिर्फ जब तुम्हें समझाने के लिए। वाइंडिंग क्या होती है? अगर इसी क्वाइल, काफी सारी क्वाइल्स को हम अगर सीरीज में कनेक्ट कर दें तो वो क्या बन जाएगी? वाइंडिंग। अगर उसी क्वाइल को पैरेलल में कनेक्ट कर दे तो भी क्या होगी? वाइंडिंग। ठीक है। क्वाइल कनेक्टेड इन आइदर सीरीज और पैरेलल, उसको हम क्या कहते हैं? वाइंडिंग। क्लियर होगी? समझ आ गई? अब जो भी मोटर के अंदर वाइंडिंग यूज करते हैं हम, ये थोड़ी ना लंबी सारी कॉइल को यूज कर रहे हैं, बहुत लंबी सारी, इतनी लंबी, हम उसको सीरीज के अंदर कनेक्ट करते जाते हैं कि नहीं? स्लॉट्स के अंदर, इधर स्लॉट्स के अंदर सारे सीरीज में अंदर कनेक्ट होती जाती है कि नहीं कॉइल? उसको हम क्या कहते हैं? वाइंडिंग। समझ गए? क्लियर होगी इतनी चीज? अच्छा, कॉइल साइड्स क्या होता है? कॉइल साइड्स, वन कॉइल की 2 साइड्स होती हैं। वन कॉइल हैज 2 कॉइल साइड्स। अगर एक कॉइल है, अगर ये लंबी सारी कॉइल है, तो एक उसकी ये वाली साइड होगी और एक उसकी ये वाली साइड होगी। समझ गए? कॉइल की साइड्स को क्या कहते हैं? कॉइल साइड। अगर कोई सिंपल वायर भी लेते हो तो उसके 2 ही साइड्स होती है ना, एक इधर वाली साइड और एक इधर वाली साइड। जिथों एंड की एक स्टार्टिंग पॉइंट, एक एंडिंग पॉइंट, तो वही, उसको ही हम क्या कहते हैं? क्वाइल की साइड। साइड क्या? नुक्कड़, उसको हम क्या कहते हैं? क्वाइल साइड। तो एक क्वाइल में 2 क्वाइल साइड हुई कि नहीं? हुई कि नहीं? 2 क्वाइलों में 4 साइड। हाँ, 2 क्वाइलों में 4 साइड। क्लियर होगी?
अगर मैं बात करूं सिंगल वाइंडिंग की, सिंगल लेयर वाइंडिंग, सिंगल लेयर वाइंडिंग कौन सी होती है? सिंगल लेयर वाइंडिंग वो होती है जब तुम दो स्लॉट्स हैं, अगर जो तुम्हारे पास दो स्लॉट है, एक स्लॉट के अंदर सिर्फ एक ही कॉइल साइड है, एक स्लॉट के अंदर एक कॉइल साइड है, दूसरे स्लॉट के अंदर दूसरा, इसको हम क्या कहते हैं? सिंगल लेयर वाइंडिंग। डबल लेयर वाइंडिंग का क्या मतलब है? अगर ये दो स्लॉट दिए हैं, ये पहली कॉइल का आ गया और इसी स्लॉट के अंदर दूसरी का भी आ गया, नहीं सर, एक तो वाइंडिंग है उसमें, एक के ऊपर एक है, डबल लेयर। वो तो चलो अलग अलग से दिखा दी ना एक बार, समझ गए? अगर एक ही स्लॉट के अंदर एक से ज्यादा स्लॉट आ जाएं उसको क्या कहते हैं? डबल लेयर। दो स्लॉट आ जाएं उसको क्या कहेंगे? डबल लेयर वाइंडिंग। क्लियर होगी इतनी चीज? एक ही स्लॉट में दो कनेक्ट, एक ही स्लॉट के अंदर दो आ जाएं तो उसको हम क्या कहेंगे? डबल लेयर वाइंडिंग। ठीक है, समझ गए? क्लियर हो गए? ये किसी काम का नहीं है तुम्हारे लिए, जस्ट तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अंडरस्टैंडिंग सर, सिंगल लेयर वाइंडिंग वन कॉइल साइड इज प्लेस्ड इन ईच स्लॉट। हाँ, वन कॉइल साइड इज प्लेस्ड इन ईच स्लॉट। एक स्लॉट में एक ही कॉइल साइड आए उसको हम क्या कहते हैं? सिंगल लेयर वाइंडिंग। अगर एक ही कॉइल साइड में एक से ज्यादा मतलब दो हो जाएं तो उसको हम क्या कहेंगे? डबल लेयर वाइंडिंग। एक ही जगह पर दो वाइंडिंग को रख रहे हो उसको क्या कहेंगे? डबल लेयर वाइंडिंग। समझ गए इतनी चीज को? एक स्लॉट में दो रख देना है। क्लियर होगी इतनी चीज? एक तो ज्यादा, दो तो ज्यादा नहीं। हाँ वो एक होगी तो सिंगल हो गया ना, एक से ज्यादा होगी तो डबल हो गया ना। कोई कंसेप्ट रह ना जाए यार। अच्छा, पोल पिच किसे कहते हैं? पता पोल पिच है? नहीं समझ आया? मैं सबसे सिंपल तरीका समझाता हूँ। पोल पिच, फुल पिच, शॉर्ट पिच, स्क्वाइल स्पैन, ये क्या तरीके होते हैं? सबसे अच्छी तरह से इसको ना अच्छी तरह से समझ लेना। ठीक है, सबसे सिंपल तरीका है, ये मेरा स्टेटर है। क्या है? ये मेरा स्टेटर है। ये मेरा नॉर्थ है, ये मेरा साउथ है। ठीक है, ये मेरा नॉर्थ और वो नीचे साउथ। पोल्स हो गए। एक पोल से यहां मैं खड़ा हूं, यहां तुम खड़े हो, मान लो मैं तो नहीं, तुम खड़े हो। ठीक है, तुम खड़े हो, यहां से यहां पहुंचने में, इस साइड से इस साइड पहुंचने में तुमने जितना एंगल ट्रेवल किया, क्या ट्रेवल किया? एंगल ट्रेवल किया। क्या ट्रेवल किया? एंगल ट्रेवल किया, उसको हम क्या कहते हैं? पोल पिच। ठीक है, यहां तुम खड़े हो, नॉर्थ से साउथ जाने में तुमने जितना एंगल ट्रेवल किया उसको हम क्या कहते हैं? पोल पिच। क्लियर होगी इतनी चीज? समझ गए? पोल पिच को सबसे अच्छा यही वर्ड याद रखो, कोई डेफिनेशन ना करो, सिर्फ हिंदी में लिखा रहा हूं क्योंकि अब हमारा जो कंपटीशन लेवल होता है ना, कॉम्पिटिटिव लेवल में कोई डेफिनेशन नहीं पूछता हमसे, सिर्फ तुम्हारा समझ आनी चाहिए। वन पोल से सेकंड पोल तक जाने में जितना एंगल ट्रेवल किया उसको हम क्या कहते हैं? पोल पिच। सर मान लो इतने दो पोल से चार पोल्स बनाओ। बता रहा हूं। समझ गए इतने? एक पोल से दूसरे पोल में जाने के लिए जितना एंगल ट्रेवल करोगे उसको हम क्या कहेंगे? पोल पिच। क्लियर इतनी चीज? इजी वे में समझ आया? ठीक है, अब दूसरी चीज, मेरा मतलब ये नहीं है कि हमेशा नॉर्थ से शुरू हुए तो साउथ पे जाके खत्म हो गए तुम। पहले इतना लिख लो। लिख लिया? ये चीज लिख ली ना? मेरा ये मतलब नहीं है कि अगर मैं नॉर्थ पे खड़ा हूं तो मेरे को साउथ पे जाके मैं पोल पिच मेरी निकलेगी, ऐसा नहीं है। अगर बीच में तुम्हें ऐसे करके चार पोल दिए हुए हैं, नॉर्थ, ये साउथ, ठीक है, तो तुम इधर खड़े हो, तुम गए तुम्हें दूसरा पोल मिलना चाहिए। ये दूसरा पोल आ गया, ठीक है, दूसरा पोल आ गया, वहीं तुम रुक गए, तो जितना तुमने यहां इसमें एंगल ट्रेवल किया उसको भी क्या कहूंगा मैं? पोल पिच।
ठीक है, तभी मैंने क्या लिखा है, एक पोल से दूसरे पोल तक जाने में जितना एंगल, मैं ये नहीं कह रहा कि नॉर्थ से साउथ जाने में जितना एंगल ट्रेवल होएगा। जहां पर भी तुम्हें मान लो यहां बीच में तुम्हें एक पोल मिल गया ना, तो वहीं तुम रुक जाओगे, वो जो एंगल ट्रेवल किया होगा वो भी पोल पिच ही होगा। समय कितनी चीज, एक पोल से दूसरे पोल में, चाहे अब यहां से यहां, अगर मैं यहां खड़ा हूं, ठीक है, और मैंने यहां तक ट्रेवल किया, तो यहां तक ट्रेवल करने में जितना एंगल मैंने ट्रेवल किया उसको भी मैं क्या कहूंगा, पोल पिच ही कहूंगा। क्लियर होगी ना। अगर यही चीज ऐसे करके होती नॉर्थ साउथ, और यहां पर नॉर्थ, यहां पर साउथ, यहां पर नॉर्थ, यहां साउथ, तो यहां से यहां तुम खड़े हो, तुम आगे को ट्रेवल करने लगे, ठीक है, जैसे ही आगे को ट्रेवल करने लगे तुम्हें थोड़ी देर बाद ये पोल मिल गया, तो ये इतनी जगह में ही जितना तुमने एंगल ट्रेवल किया उस एंगल को ही मैं क्या कहूंगा, पोल पिच। पोल से ही पता लग रहा ना, एक पोल से दूसरे पोल तक जाने में जितना एंगल लगेगा उसको पोल पिच। समझ गए, पोल पिच जितना एक एंगल से दूसरे, एक पोल से दूसरे पोल जाने में जितना एंगल लगेगा उसको क्या कहेंगे, पोल पिच। समझ गए इतनी चीज, क्लियर होगी। अब पोल पिच का एंगल क्या होता है, पोल पिच का एंगल होता है, पोल पिच का एंगल क्या होता है, 180 डिग्री, 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल। हमेशा याद रखना 180 डिग्री क्या होता है, इलेक्ट्रिकल। एग्जाम वाला तुम्हें कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, कैसे 180 डिग्री तो दे देगा, ब्रैकेट में क्या लिख देगा, मैकेनिकल। अब इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल कौन से एंगल होता है वो भी बताऊंगा, ठीक है, इतना याद रखो। पोल पिच हमेशा ही क्या होता है, 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल, चाहे वो 10 पोल क्यों ना हो जाए, एक पोल से दूसरे पोल के बीच में जितना भी पोल पिच होगा वो हमेशा क्या होगा, 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल, वह हमेशा ही 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल होगा। क्लियर, समझ गए इतनी चीज। अब देखो, एक होता है मैकेनिकल एंगल, दूसरी चीज क्या होती है, इलेक्ट्रिकल एंगल। क्लियर हुई, दो एंगल होते हैं, मैकेनिकल एंगल और इलेक्ट्रिकल एंगल। क्लियर होगी इतनी चीज, दो एंगल होता है, हमेशा दिमाग में याद रखना, मशीन में सिर्फ दो ही एंगल होते हैं, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल। मैकेनिकल एंगल वो होता है जो हम देख सकते हैं, जो हम, अभी देखना कितना आसान से समझ आएगा, जो हम देख सकते हैं। सारा कुछ भूल जाओ एक बारी, तुम्हें जितना भी आता ना सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ इधर लेट करके चलना, तुम्हारे अपने आप कंसेप्ट समझ आ जाएंगे। जो हम देख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल को जो हम नहीं देख सकते, ठीक है, क्लियर होगी। अगर मैं तुम्हें कह दूं ना इसके और इसके बीच में एंगल बताओ, इलेक्ट्रिकल कितना होएगा, नहीं पता जी, हम देख ही नहीं सकते। देखने का मतलब क्या है, अगर मैं कह दूं तुम्हें ये मेरा एक्स और वाई एक्सिस है, यहां पर मेरी 0 डिग्री बैठी है, मेरे को बताओ 90 डिग्री कहां होगा, ये ऊपर बैठा 90 डिग्री, तुम ये देख सकते हो, बट ये 90 डिग्री क्या है, ये मैकेनिकल है, क्योंकि तुम देख रहे हो इसको, ये इलेक्ट्रिकल नहीं है। इतनी बात को समझ के चल रहे हो कि नहीं। अगर ये 0 डिग्री तुम कह रहे हो ना, ये 0 डिग्री है, तो ये वो तुम 0 डिग्री कैसे कह रहे हो, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि ये 0 पर बैठा है, ये 90 पे बैठा है, ये मैं देख रहा हूं। तो ये कौन से एंगल होते हैं जो हम बनाते हैं, मैकेनिकल होते हैं। इलेक्ट्रिकल का कभी भी हम देख के नहीं फाइंड आउट कर सकते, तुम देख के कभी भी इलेक्ट्रिकल नहीं फाइंड आउट कर सकते। अगर तुम्हें कोई कहता है ना मशीन में ये चीज है, यहाँ नॉर्थ है यहाँ साउथ है, बताओ इलेक्ट्रिकल एंगल कैसा होगा, कह दो हमें नहीं पता, हमें दिख ही नहीं रहा, हमें तो मैकेनिकल दिख रहे हैं, हम निकालेंगे फॉर्मूले से, तब हमें पता लगेगा कितना इलेक्ट्रिकल एंगल है। क्लियर होगी इतनी बात। मैकेनिकल एंगल वो होते हैं जो हम देख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एंगल वो होते हैं जो हम नहीं देख सकते। और इलेक्ट्रिकल एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, जिसको मैं क्या लिखता हूं, थीटा से हम किसी भी एंगल के बीच में लिखते हैं ना, थीटा लिखते हैं ना, वो थीटा क्या होता है, एंगल होता है। ठीक है, थीटा के पैरों में ये लिख दूंगा तो वो क्या हो जाएगा, वो इलेक्ट्रिकल एंगल हो जाएगा। एक होता है मैकेनिकल एंगल, थीटा के पैरों में एम लिख दूंगा तो वो मैकेनिकल हो जाएगा। ठीक है, साथ में क्या लिखूंगा, P/2। P क्या है, इधर पोल्स हैं, क्या है इधर पोल्स हैं। तो ये फॉर्मूला होता है जो कि तुम्हारे को एसएससी में मोस्टली पूछा जाता है, सीधा रिलेशन आता है इसका। तो जिसको डब्बे में पा दिया वो समझो पेपर में आ गया। समझ गए इतनी चीज। अभी मैं और अच्छे समझाऊंगा इसको। इलेक्ट्रिकल एंगल है, पोल पिच नहीं, इलेक्ट्रिकल एंगल है। अभी मैं बता देता हूं ये इलेक्ट्रिकल क्यों मैंने लिखा 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल। ठीक है, इसको मैं बताता हूं, इतना लिख लो पहले तुम। लिख लिया? हाँ, पोल हमेशा नहीं, वो ये होता है पोल पिच, मतलब एक पोल से दूसरे जाने में जितना एंगल लगेगा उसको पोल पिच कहते हैं। वाइंडिंग तो हम नॉर्थ साउथ की करते हैं ना हमेशा। क्लियर होगी इतनी चीज। चलो अब देखो,
अगर मैंने दो पोल्स लिए, स्टेटर की बात हो रही है अभी, रोटर की नहीं हो रही, ठीक है ना। ये नॉर्थ साउथ ले लिए, दो पोल हो गए, क्या हो गए ये, दो पोल हो गए, ठीक है। एक पोल से दूसरे पोल के बीच में यहां मैं खड़ा था, यहां पहुंचा, कितना एंगल ट्रेवल किया, 180 डिग्री। इलेक्ट्रिकल होता है ना, क्या होता है 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल। अगर मैं कह रहा हूं कि इसके और इसके बीच में एंगल कितना होगा, 90, कितना एंगल होगा, 180 होगा। कैसे, ये देखो, अगर तुम यहां बैठे हो 0 पर, ये होता है 90 और इसके इधर वाली साइड क्या होता है 180, नीचे क्या होता है 270, मतलब 90 का डिफरेंस होता है। 0 + 90, 90 + 90 180, 180 + 90 270, 270 + 90 360 होता है कि नहीं। 0 को हम 360 भी कह देते हैं। तो 0 के सामने कौन बैठा है 180। तो अगर ये पूरा, ये निशान, ये पूरी डंडी निकाल दूं मैं, ये देखो ये पूरी डंडी निकाल दी 0 और 180 वाली, तो ये जो एंगल बनेगा ये क्या होता है 180। चाहे तुम इसको टेढ़ा करके लिख दो, चाहे तुम इसको ऐसे करके लिख दो, एंगल क्या रहता है हमेशा 180 रहता है। तो ये स्ट्रेट लाइन ही है, तो एंगल कितना होगा ये 180। बट ये एंगल कौन सा है मैकेनिकल, ये हम देख सकते हैं, ये देख रहे हैं हम, समझ गए। अब मैं इलेक्ट्रिकल निकालने लगा हूं। देखो इलेक्ट्रिकल का फॉर्मूला क्या होता है, P/2 थीटा मैकेनिकल होता है। अब इलेक्ट्रिकल का P, पोल्स कितने हैं इसके अंदर 2/2, 2 से 2 कटा क्या आ गया, थीटा इलेक्ट्रिकल = थीटा मैकेनिकल। मतलब जितना मैकेनिकल उतना इलेक्ट्रिकल। अगर 180 डिग्री मैकेनिकल है तो 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल होगा। समझ गए इसके बाद, इसकी इतनी बात समझे कि नहीं। अभी एक और चीज बता रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना, अभी ना लिखना। ये तो लिखा हुआ है ना, अगर मैं कह दूं कि मैंने क्या ले लिए, 4 पोल ले लिए, ठीक है, 4 पोल ले लिए। एक पोल से दूसरे पोल के बीच में एंगल कितना दिख रहा है मेरे को, ये बताओ पहले। ये जो एंगल है वो कितना दिख रहा है, 90 दिख जो रहा है 90 दिख रहा है। ये 180 होता है, इसका आधा क्या होगा 90 होगा। ये 90 डिग्री क्या है मैकेनिकल, ये 90 डिग्री क्या है मैकेनिकल। कहां से, इस पोल से इस पोल तक, एक पोल से दूसरे पोल तक जाने का जो एंगल होगा 90 डिग्री है, बट ये मैकेनिकल है। थीटा इलेक्ट्रिकल की वैल्यू क्या होगी, P/2 थीटा m, ठीक है। पोल्स कितने हैं इसके अंदर 4/2, थीटा मैकेनिकल 2 दूनी 4, 2 × थीटा मैकेनिकल कितना आया, थीटा मैकेनिकल कितना था 90, आ गया 180। तो हमेशा ही 180 रहेगा, चाहे पोल चाह रहा हूं। अभी लो, ये मैंने बना दिया 8 पोल, नॉर्थ साउथ। सर पोल्स 6 भी हो सकते हैं, जितने मर्जी हो सकते हैं, समझ गए। नंबर में हो गया बेचारा पेयर में। ये देखो, ये क्या, नॉर्थ से नॉर्थ तक जाने के लिए कितना मेरे को लगा, 45 डिग्री। कितना लगा। देखो कैसे फाइंड आउट करना है, पहले बिल्कुल सामने वाला ले ला करो, 180 उसका आधा ले ला करो, 90 उसका आधा ले लिया, कितना आया 45। तो ये कितना है 45 डिग्री मैकेनिकल, ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल निकालते हैं। इलेक्ट्रिकल कितना है, P/2, पोल्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8/2। मैकेनिकल एंगल कितना 45, 2 4 8। अब उसको ना काटने बैठ जाना पॉइंटों में, 45 4 कितना है, 5 4 20, 180 हो गया। देखो हमेशा इलेक्ट्रिकल 180 आ रहा है। इसलिए हम क्या कहते हैं कि जो पोल पिच होता है वो हमारा क्या होता है, हमेशा पोल पिच क्या होता है 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल। ये हर किसी मशीन के लिए वैलिड है, ठीक है। 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल है। हम मैकेनिकल क्यों नहीं कहते, क्योंकि मैकेनिकल चेंज होता है, पोल्स पे के हिसाब से मैकेनिकल एंगल चेंज होता रहता है। अगर 2 ले रहा हूं तो 180 था मैकेनिकल, 4 ले रहा था तो 90 था, मैंने बढ़ा दिया पोल 8 कर दिया तो फिर मैकेनिकल चेंज हो गया। मैकेनिकल एंगल चेंज कैसे होता है, पोल्स के हिसाब से। अगर इसके अंदर कोई वैसे क्वेश्चन, मैकेनिकल एंगल जो होता है वो चेंज किसके डिपेंड, किसके ऊपर करता है, डिपेंड होना नंबर ऑफ पोल्स, डिपेंड होना नंबर ऑफ, जितने पोल्स उतने हिसाब से मैकेनिकल एंगल चेंज होता है। बट जो इलेक्ट्रिकल एंगल होता है वो किसी भी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करता। समझ गए इतनी चीज, अब नोट करो।
तीनों एग्जाम्पल नोट कर लेना। अब अगला कंसेप्ट देखो। चलो अगर ये हम क्या करते हैं, जब वाइंडिंग को लपेटते हैं स्लॉट्स के अंदर डालते हैं, वाइंडिंग को स्लॉट्स के अंदर डालते हैं, ठीक है। ये नॉर्थ, अगर मैं मान लो एक स्लॉट, उसके बाद एक स्लॉट दूसरी साइड बनाए, सर पहले गोल चक्र बना, जो गोल चक्र बना उस तो बाद काट अपने खोल ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਪਹਿਲਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ 10 लाख होगा। देखो इधर बैठा नॉर्थ, इधर बैठा साउथ, ठीक है। उधर वाली साइड ऊपर बैठा नॉर्थ, इधर वाली साइड बैठा साउथ, ठीक है। कितने स्लॉट हैं बीच के अंदर? 1 2 3 4 5 6 5 6। उसके बाद अगर 6 इधर है तो 6 इधर होंगे, 1 2, कौन बोल रहा है ये? नॉर्थ साउथ की ਦਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਰੋਟਰ ਦਾ ਕਿ ਸਟੇਟਰ ਦਾ ਲਿਆ ਸੀ? स्टेटर का भी तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 7 8 9 10 11 12, ठीक है। 12 स्लॉट हैं टोटल। स्लॉट कितने हैं? 12। स्लॉट्स कितने हैं? 12। पोल्स कितने हैं? 2, ठीक है। पोल्स 2 हैं। अगर मैं स्लॉट्स बाय पोल्स करूं, S बाय P, S बाय P क्या आएगा? 12 बाय 2 6। तो ये 6 पोल, जो ये 6 थे ना, जो ये 6 स्लॉट्स थे, उन्होंने क्या करा? उन्होंने 180 डिग्री एंगल ट्रेवल किया, 180 डिग्री एंगल ट्रेवल किया, 180 डिग्री एंगल ट्रेवल किया, ठीक है। ये 180 डिग्री कौन सा होगा एंगल? इलेक्ट्रिकल। मतलब एक पोल के अंदर जितने स्लॉट्स आते थे, एक पोल के अंदर जितने स्लॉट्स आते थे, वो क्या ट्रेवल करेंगे? 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल हर बार ट्रेवल करेंगे। एक पोल के अंडर जितने स्लॉट्स आते हैं वो हमेशा 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल ट्रेवल करते हैं। क्लियर होगी इतनी चीज? समझ गए? मतलब 6 स्लॉट्स अगर नॉर्थ के हैं तो ये 6 स्लॉट्स किसके हैं? साउथ के हैं। क्लियर होगी इतनी चीज? तो ये जो 180 डिग्री पोल पिच लिखता हूं ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है? स्लॉट्स पर पोल, स्लॉट्स पर पोल, S डिवाइडेड बाय P। समझ आ गई इतनी चीज? इतनी चीज समझ आ गई? एक पोल के S डिवाइडेड बाय P मतलब टोटल स्लॉट डिवाइडेड बाय टोटल पोल करूंगा तो मेरे को यह पता लग जाएगा एक पोल के अंदर कितने स्लॉट्स आ रहे हैं, वही पता लगेगा ना। टोटल स्लॉट डिवाइडेड बाय टोटल पोल करूंगा तो उससे यही पता लगेगा ना कि एक पोल के अंदर कितने स्लॉट आ रहे हैं। एक पोल के अंदर मेरे कितने स्लॉट आए थे? 6। और उन 6 ने कितना डिग्री इलेक्ट्रिकल ट्रेवल करा? 180 डिग्री। क्योंकि तुम्हें पता है जो नॉर्थ से साउथ तक एक पोल से दूसरे पोल तक जाने के लिए 180 डिग्री लगता है। लगता है कि नहीं लगता? समझ गए? तो ये फॉर्मूला आ गया पोल पिच इज इक्वल टू S बाय N, जिसको हम N से भी लिख देते हैं। पोल पोल पिच इधर लिख देता हूं इज इक्वल टू स्लॉट्स बाय पोल। क्लियर होगी इतनी चीज? स्लॉट्स बाय पोल इज इक्वल टू N। पोल पिच को N मत लिख देना। क्लियर होगी इतनी चीज? सिर्फ ये बताता है, ये फॉर्मूला ये बताता है कि कितने स्लॉट्स ने एक पोल के अंदर 180 डिग्री एंगल ट्रेवल किया। मान लो तुम्हें दे दिए 20 स्लॉट्स दे दिए, ठीक है। 2 पोल है, तुमसे ये पूछा जाएगा 1 स्लॉट पर पोल
कितना एंगल ट्रैवल करता है, फिर क्या करोगे? 10 स्लॉट ट्रैवल करते हैं, 10 स्लॉट ही ट्रैवल करते हैं। वो पूछेगा कितने स्लॉट एक पोल के अंदर 180 डिग्री एंगल ट्रैवल करते हैं, कितने करते हैं? 10। वो तो तुम्हें पता ना, जिसको फॉर्मूला ही नहीं पता वो क्या करेगा? समझ गए कि नहीं? क्लैरिटी हुई कि नहीं? अब अगला देखो, अगला कंसेप्ट मेरा क्या कहता है? अगला कंसेप्ट मेरा क्या कहता है? इधर देखो, ये जितने भी स्लॉट हैं एक पोल के अंदर वो 180 डिग्री एंगल ट्रैवल करते हैं मान के, ठीक है। मतलब 6 स्लॉट्स ने, अगर मैं इधर से डायग्राम से देख के बताऊं तो मेरे को पता है कि 6 स्लॉट कितना एंगल ट्रैवल कर रहे हैं, कितना एंगल ट्रैवल कर रहे हैं? 6 स्लॉट कितना एंगल ट्रैवल कर रहे हैं? 180 डिग्री, ठीक है। एक स्लॉट कितना एंगल ट्रैवल कर रहा है? 180 डिवाइडेड बाय 6 कितना? 30 डिग्री। मतलब एक स्लॉट जो एंगल ट्रैवल कर रहा है वो क्या कर रहा है, कितना कर रहा है? 30 डिग्री। समझ गए? अगर 6 स्लॉट 180 डिग्री एंगल को ट्रैवल, समझ लो, लिखने में बाद में जोर डालना, 6 स्लॉट अगर 180 डिग्री एंगल ट्रैवल कर रही हैं, ये 6 के 6 स्लॉट अगर 180 डिग्री एंगल ट्रैवल कर रहे हैं, तो 6 स्लॉट अगर इक्वल टू 180, तो 1 स्लॉट क्या हो जाएगा? 6 इसके नीचे आ जाएगा 180 के, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। मतलब एक स्लॉट ने कितना एंगल ट्रैवल किया? 30 डिग्री। फॉर्मूला कैसे बनता है देखो, ईच स्लॉट एंगल, स्लॉट एंगल जो तुमने पढ़ा है ना वो यहां से आता है, क्या आता है? 180 डिग्री डिवाइडेड बाय, ये जो स्लॉट निकाले थे ना 6, वो कैसे निकाले थे? स्लॉट बाय पोल, स्लॉट बाय पोल करेंगे तभी 6 आएगा। और इसको हमने क्या लिखा था? एन लिखा था, तो 180 डिग्री बाय एन। समझ गए? अदर वर्ड में क्या लिखेंगे? 180 डिग्री बाय स्लॉट डिवाइडेड बाय पोल। एन का फॉर्मूला यही है, स्लॉट बाय पोल। समझ? ये देखो ना, 6 स्लॉट 180 डिग्री बाय 6 लिखा था, ये हमारा क्या आ रहा था? एंगल आ रहा था, स्लॉट एंगल था ये स्लॉट एंगल था 180 डिग्री बाय 6, जो कि हमने 6 से काटा तो 30 आया था। 180 डिग्री तो हमने एज इट इज लिख दिया। जो ये 6 लिखा है ना, 6 नीचे, वो क्या था? 6 कब आ रहा था? जब हम स्लॉट को पोल से डिवाइड करते थे। मतलब हम 12 को जब 2 से डिवाइड करते थे तभी 6 आता था। तो स्लॉट डिवाइडेड बाय पोल, स्लॉट डिवाइडेड बाय पोल को हम क्या लिखते हैं? स्लॉट डिवाइडेड बाय पोल को क्या लिखा था? एन लिखा था। तो डेट मीन्स ये एन नीचे आएगा। समझ गए? तो ये स्लॉट एंगल जो आता है ना वो इधर से आता है। देखो ये स्लॉट एंगल, मतलब क्या होता है स्लॉट एंगल का? कि एक स्लॉट कितना एंगल कवर करता है एक पोल के अंडर। समझ गए? एक स्लॉट एक पोल के अंडर कितना एंगल कवर करता है उसको हम क्या कहते हैं? स्लॉट एंगल। क्लियर होगी इतनी चीज? पोल, पिच और स्लॉट एंगल समझ आया? जिसको हमें स्लॉट एंगल का वो लिख लो गामा। ऐसे नहीं, ऐसे करके कुछ सिंबल होता है, गामा ही होता है मेरे ख्याल तो, गामा ऐसे करके स्लॉट एंगल। ठीक है, लिख लो। बाकी जो भी तुम्हें पेपर में मेरे ख्याल यही होता है सिंबल, गामा ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे ही, ऐसे भी लिखा होता है कईयों में। इसको गामा कहते हैं। ये यूं नहीं बना होता, यूं करके यूं बना होता है। ठीक है, इसको भी हम क्या कहते हैं? स्लॉट एंगल। क्लियर होगी इतनी चीज? समझ गए? चलो चलें आगे। वीडियो तुम्हारे पास है, जो मर्जी देख लेना। जो ना समझ आए दोबारा देख के, कई बार नहीं भी आता। चले? चलो अब देखो फुल पिच और शॉर्ट पिच में क्या फर्क है। देखो, एक कौन सी कॉइल होती है? फुल पिच कॉइल। सुनिए, फुल पिच कॉइल। एक कौन सी होती है? शॉर्ट पिच कॉइल। ठीक है, एक होती है फुल पिच कॉइल, एक क्या होती है? शॉर्ट पिच कॉइल।
ये नॉर्थ पोल, ये साउथ। नॉर्थ के अंदर कितने स्लॉट्स बनाए थे मैंने? 6 बनाए थे। 2 3 4 5 और ये 6। ऐसे ही साउथ के अंदर ठीक है। क्लियर होगी इतनी बात? अगर मैं इसको नंबर दूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, क्लियर होगी इतनी चीज? फुल पिच कॉइल कब होती है? फुल पिच कॉइल तब होती है जब एक कॉइल का एक साइड, कॉइल का एक साइड मतलब एक कॉइल के 2 साइड्स होते हैं। 1 कॉइल इज इक्वल टू द 2 कॉइल साइड्स होती है कि नहीं? 2 कॉइल साइड हुई। अगर कॉइल का एक साइड अगर मैं 1 में रख रहा हूं, किस में रख रहा हूं? 1 में रख रहा हूं, तो दूसरी साइड मेरे को कहां रखनी पड़ेगी? 180 डिग्री ट्रेवल करने के बाद, 180 ट्रेवल करने के बाद, 180 डिग्री जब ट्रेवल करेगी, नॉर्थ का तो करगी ना, 180 डिग्री जब ट्रेवल करेगी 7 में। और 2 ਦਾ ਪਾਰਟ ਤੇ ਰੱਖਣਾ। क्लियर होगी इतनी चीज? समझ गए इतनी चीज? मतलब इन्होंने कितना ट्रेवल कर लिया? 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल ट्रेवल कर लिया। समझ गए कि नहीं? मतलब क्या, अगर ये नॉर्थ ये साउथ, अगर यहां मेरी कॉइल पड़ी है तो दूसरी कॉइल का सिरा कहां आएगा? इस वाली साइड पे आएगा। ये तो होगी नॉर्मल की नॉर्थ और साउथ। अब नॉर्थ और साउथ के अंदर अगर मैं स्लॉट्स की बात करूं तो वो ऐसे है कि अगर नॉर्थ के भी पहले में रखा तो साउथ के भी पहले में ही आएगा। देसी भाषा में अगर नॉर्थ के तीसरे में रखा है तो साउथ के तीसरे में आएगा, तभी वो 180 डिग्री का गैप मेंटेन होगा इलेक्ट्रिकल का। क्लियर होगी इतनी चीज? समझ गए? समझ गए कि नहीं? तो अगर 180 डिग्री कॉइल साइड ट्रेवल करती है पूरा, उस कॉइल को हम क्या कहते हैं? फुल पिच। अगर वो 180 डिग्री नहीं करती ट्रेवल, मतलब क्या, अगर वो दूसरी में पड़ी है, इसमें यहां पड़ी है, ठीक है, अगर यहां पड़ी है, अगर इसको मेरे को फुल पिच बनाना तो इसका दूसरा सिरा कहां रखना पड़ेगा? 8 में, क्योंकि नॉर्थ का दूसरा है तो साउथ का भी तो दूसरा होगा। बट अगर वो नहीं जाती, वो यहीं आ जाती है, ए यहां घूम के इस वाली सिरे पे आ जाती है, तो ये कौन सी होगी? ये कौन सी होगी कॉइल? शॉर्ट पिच। समझ गए? हाँ, वो फुल होगी। इफ अ कॉइल कवर फुल 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल एंगल, तो वो क्या होगी? फुल पिच। इफ अ कॉइल कवर लेस देन 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल, देन इट इज नोन एज अ शॉर्ट पिच कॉइल। अब तुम इसको ऐसे नहीं बनाओगे, पहले वाले को फुल पिच को अलग से दिखाओगे, ये जो मैंने दूसरा और 6वां बनाया इसको अलग से नीचे फिर से दोबारा डायग्राम बना के शॉर्ट पिच दिखानी है। पहले लिखो फुल पिच की डेफिनेशन। इफ अ कॉइल कवर फुल 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल एंगल, 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल, फुल 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल एंगल, इट इज नोन एज अ फुल पिच कॉइल। फुल 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल एंगल, इट इज नोन एज अ फुल पिच कॉइल। ठीक है, ये बना लेना। अभी पहले दूसरा लिख लो शॉर्ट पिच, फिर मैं तुम्हें बनाने का थोड़ा सा गैप छोड़ के लिखो शॉर्ट पिच। पहले शॉर्ट पिच कॉइल। इफ अ कॉइल कवर less than 180 degree electrical, if a coil cover less than 180 degree electrical, then it is known as a short pitch coil. Then it is known as a short pitch. If a coil cover less than 180 degree electrical, if a coil cover less than 180 degree electrical, then it is known as a short pitch coil. दोनों वखरी वखरी डायग्राम बनाओ। एक मिनट में मैं अलग अलग डायग्राम बनाना, कॉपी मत बना देना, नहीं तो कॉपी खोलोगे 2 महीने बाद नहीं समझ आएगा। नेक्स्ट कंसेप्ट देखो, शॉर्ट पिच और फुल पिच समझ आ गया? ठीक है, दोनों अलग अलग बना लिए। अब इसके अंदर देखो, अगर एक कॉइल साइड, ये देखो, अगर एक कॉइल साइड यहां पड़ी है, दूसरी कॉइल साइड एक पहली में पड़ी है, दूसरी 7th में पड़ी है, तो इनके बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा? 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल। वो क्या होगा? 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल। और दो कॉइल साइड के बीच के एंगल को हम क्या कहते हैं? दो कॉइल साइड के बीच के एंगल को क्या कहते हैं?
कॉइल स्पैन पढ़ा है? कॉइल स्पैन इज अ डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द टू कॉइल साइड। अगर मैं दूसरे और 6वें के बीच में भी रख रहा हूं तो ये भी क्या है? कॉइल स्पैन है। पोल पिच समझने की गलती मत करना। कॉइल स्पैन वो होती है जो दो कॉइल साइड्स के बीच का डिस्प्लेसमेंट होता है। अगर इसके दूसरे और 6वें के बीच में क्या 180 डिग्री है, ये तो लेस देन 180 है ना, तो ये भी क्या कॉइल स्पैन ही है ये। हाँ, दो कॉइल साइड का मतलब एक वायर का सिरा इसमें है, दूसरे वायर का सिरा किसी भी स्लॉट में हो, उन दोनों के बीच का जो एंगल होगा उसको हम क्या कहेंगे? कॉइल स्पैन। तो लिखो सबसे पहले कॉइल स्पैन, द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? पहले ये डेफिनेशन लिखो ना। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? दूरी एक दूसरे से दूरी किसमें? डिग्री में ना। द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द टू कॉइल साइड्स, कॉइल साइड 1, कॉइल साइड 2, द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द टू कॉइल साइड इज नोन एज अ कॉइल स्पैन। इज नोन एज अ कॉइल स्पैन। और ये लिख लो, इट इज नॉट ऑलवेज 180 डिग्री। एक मिनट, फॉर अ फुल पिच कॉइल इट इज ऑलवेज 180 डिग्री। पूरी पिच के लिए अगर मैं फुल पिच की बात करूं, फुल पिच में अगर ये पहली कॉइल साइड 1 में पड़ी है तो दूसरी कॉइल साइड किस में होनी चाहिए? 7वीं में होगी। और इनके बीच का एंगल क्या होगा? 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल होगा। ठीक है, तो डेट मींस ये फुल पिच कॉइल है। फुल पिच के लिए ये जो एंगल है इसको कॉइल स्पैन ही कहूंगा ना। ठीक है, तो कॉइल स्पैन फुल पिच के लिए कितना है? 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल। लिखो कॉइल स्पैन फॉर अ फुल पिच कॉइल इज, कॉइल स्पैन फॉर अ फुल पिच कॉइल इज ऑलवेज 180 डिग्री। इसको अंडरलाइन करो, डबल मार्क करो। फॉर अ फुल पिच कॉइल इज ऑलवेज 180 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखो कॉइल स्पैन फॉर अ शॉर्ट पिच कॉइल इज, कॉइल स्पैन फॉर अ शॉर्ट पिच कॉइल इज, coil span for a short pitch coil is less than 180 degree. For a short pitch coil is less than 180 degree. इतनी चीज समझ आई? इतनी चीज समझ आई? डिग्री में ही होता है। हाँ, 180 डिग्री। इलेक्ट्रिकल लिख लेना, ब्रैकेट में लिख लो इलेक्ट्रिकली। इलेक्ट्रिकल की बात हो रही है, मेरे को बार बार बताना ना पड़े। मैकेनिकल कोई नहीं एंगल में बात करूंगा, हमेशा सारे क्या होंगे? इलेक्ट्रिकली। चाहे साइड पे एक बड़ा सारा डॉट बना के लिख लो, इन मशीन वो यूज इलेक्ट्रिकल एंगल, लिख लो सारे। हाँ, सारा कुछ इलेक्ट्रिकल है। ठीक है, अब ये वाली डायग्राम बना लो। यहां रख दो कॉइल साइड 1 को, वहां रख दो कॉइल साइड 2 को। ये क्या हो गया? स्लॉट 1, स्लॉट 1। वो कौन सा हो गया? स्लॉट 7, स्लॉट 7वें में पड़ी है कॉइल, और ये स्लॉट पहले में पड़ा है एक कॉइल साइड। तो दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो 180 डिग्री। वो क्या होगा? कॉइल स्पैन। वो क्या होगा? कॉइल स्पैन। तो कॉइल स्पैन कभी 180 से ज्यादा हो सकता है? हो सकता है। अगर मैं इसको 8वें 9वें में रख दूं तो हो जाएगा, हो जाए ना फिर तो। बट मैं ये नहीं कह रहा कि हम रखते हैं या नहीं रखते, मैं ये कह रहा हूं हो सकता है, हो सकता है। क्लियर हो गया ना? 180 तो यहां तक बनेगा, अगर इसके मैंने 10वें में रख दी फिर तो हो ही जाएगा ना। हाँ, बनाया नहीं सी। हाँ हाँ हाँ, बनाया। मैं ये पूछ रहा हूँ कि हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। फुल पिच से भी ऊपर हो जाएगी, वैसा कोई होता ही नहीं, कोई चीज ही नहीं होती वैसी। हाँ, ये कॉइल साइड 1 छेती बनाया करो, पैन छेती नहीं चला दे। बना लिया, चलो। अब देखो, अगर मैं 5 6 1 2 3 4 5 6 ये आगे नॉर्थ वाले, ये आगे साउथ वाले। ठीक है, अगर मैं इसके अंदर कॉइल साइड 1 को रख रहा हूं और दूसरी कॉइल साइड को मैं कहां रख रहा हूं? इधर रख रहा हूं। ठीक है, तो ये कौन सी कॉइल हुई? पहले तो ये बताओ। शॉर्ट पिच कॉइल हुई, क्योंकि 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 पूरी पिच के लिए इसको कहां जाना चाहिए था, साउथ में जाना चाहिए था। अगर फुल पिच कॉइल बनानी होती तो मेरे को नॉर्थ के पहले में रख रहा हूं तो साउथ के भी पहले में आनी चाहिए थी, बट अब ये आए किसके अंदर, 6th में आ गई। फुल पिच के लिए मेरे को यहां तक एंगल जाना चाहिए था, 7वें तक कितना एंगल होना चाहिए था, 180 डिग्री, बट ये कहां तक आ गई, मान लो 5वीं तक आ गई, और सिंपल अच्छे से समझ आ जाएगी। ये कहां आ गई, 5वीं तक आ गई, ठीक है। जाना इसको कहां चाहिए था, 7वीं तक, रह गई है 5वीं तक। तो ये जितने एंगल का गड़बड़ी हुई है, इतने एंगल की जो गड़बड़ी हुई है, इसको हम क्या कहते हैं, कोडिंग एंगल कहते हैं। मैं चलो सिंबल बाद में बताता हूं। इसको हम क्या कहते हैं, कोडिंग एंगल, क्या कहते हैं, कोडिंग एंगल, ठीक है। और इसको हम क्या कहेंगे, दो कॉइल साइड के बीच के को क्या कहते थे, कॉइल स्पैन, समझ के, कॉइल स्पैन कहते हैं ना। तो कॉइल स्पैन का फॉर्मूला क्या हुआ, फिर कॉइल स्पैन का फॉर्मूला क्या हुआ, 180 डिग्री माइनस कोडिंग एंगल, हुआ कि नहीं, ये पूरा 180 डिग्री। अगर इसमें से इतनी चीज मैं माइनस कर दूं तो बचेगा यही चीज ना, ये फॉर्मूला हुआ कॉइल स्पैन का। ये किसके लिए है, शॉर्ट पिच के लिए, जो मैंने तुम्हें लिखवाया ना, कॉइल स्पैन फॉर अ शॉर्ट पिच कॉइल इज लेस देन 180 डिग्री, कितना लेस, माइनस कोडिंग एंगल कर दो। और तुम्हें मैंने ये भी बताया एक स्लॉट कितना कंट्रीब्यूट करता है एंगल, 180 डिग्री डिवाइडेड बाय n, वो एक स्लॉट का एंगल निकला था ना, कितने स्लॉट से कम है, 2 स्लॉट से कम है, 2 स्लॉट का एंगल माइनस कर दो 180 के अंदर, तो वो क्या बचे, समझ गए। सारी चीजें इसी के ऊपर घूमती हैं, अगर तरीके से दिमाग लगाओ तो। अभी मैं करा देता हूं ऐसी चीज भी, क्वेश्चन, कोडिंग एंगल कहते हैं, देखता हूं मैं इसका सिंबल देखता हूं एक मिनट, मेरे ख्याल से वो ये होता है, ई वाला होता है, बाकी मैं देख लेता हूं, क्योंकि ना अल्फा लिख लो, कोडिंग एंगल को क्या लिख लो, अल्फा, अल्फा, समझ गए। कोडिंग एंगल का मतलब क्या होता है, अल्फा। हाँ, इसको कोडिंग एंगल कह लो, या फिर इसको लिख लो शॉर्ट पिच एंगल, शॉर्ट पिच एंगल मतलब क्या, कॉइल जितनी शॉर्ट पिच हुई, कितने एंगल से शॉर्ट पिच हुई, इतने एंगल से शॉर्ट पिच हुई थी, इतने एंगल से मतलब पहले आ गई थी, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, शॉर्ट पिच एंगल। तो ये दोनों बड़ी याद रखने, शॉर्ट पिच एंगल और एक कोडिंग एंगल, अल्फा लिख लेना। 180, तो कॉइल स्पैन का फॉर्मूला क्या हो गया, 180 डिग्री माइनस अल्फा, 180 डिग्री माइनस अल्फा। क्लियर होगी इतनी बात, क्लियर होगी कि नहीं। तो अगर ये 180 था, एक स्लॉट इसके अंदर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा था एंगल का, 180 डिवाइडेड बाय n लिखते थे, 180 डिवाइडेड बाय कितने स्लॉट थे, 12 स्लॉट थे, कितने पोल थे, 2 पोल थे, 180 बाय 6 कितना था, 30 था। तो एक स्लॉट कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, 30, कितने स्लॉट पहले आ गई, 2, 1 2 3 4 5, 5 को 30 से मल्टीप्लाई करो, 150 होता है कि नहीं। कितने स्लॉट पहले आई, 1 स्लॉट पहले आई ना, इसमें तो जाना ही था ना, 7वां, इसके अंदर तो जाना ही था ना, इसके अंदर तो जाना ही था उसने, इसके एक एंगल पहले आई ना, 1 स्लॉट पहले आई। क्लियर होगी इतनी चीज, नहीं, ठीक है, 2 स्लॉट पहले आई, 2 स्लॉट पहले आई। तो जब ये 2 स्लॉट पहले आई तो 30 को मल्टीप्लाई करो 2 से, कितना आ गया 60, 180 माइनस 60, ये कितना एंगल ट्रैवल करा उसने, 120। देखो उसको जाना चाहिए था 7 में, वो किस में चली गई, 5 में। कितने स्लॉट पहले गई, 2 स्लॉट पहले आ गई, 2 स्लॉट पहले आ गई। एक स्लॉट का एंगल मैंने तुम्हें बताया था, भी फॉर्मूला लिखाया था कि एक स्लॉट कितना एंगल ट्रैवल करती है, 180 डिग्री बाय n होता है। 180 डिग्री बाय n को कैसे लिखते थे हम, स्लॉट बाय पोल। कितने स्लॉट थे टोटल, 12। कितने पोल थे, n और s 2 पोल, 12 बाय 2 6, 180 बाय 6 30। एक स्लॉट का कितना एंगल हुआ, 30। कितने स्लॉट पहले आई थी, 2 स्लॉट, 2 मल्टीप्लाई बाय 30 कर दो, कितना हो गया 60। टोटल कितना था 180, 180 में से जो ये इतना माइनस कर दिया 60, कितना बचा 120। कॉइल स्पैन कितना हुआ, 120। कॉइल स्पैन कितना हुआ, ये देखो ना, 180 माइनस 60, 180 माइनस 60 कितना हो गया, 120।
क्लियर होगी इतनी बात? तो अगर मैं इसकी अल्फा की बात करूं, अल्फा की बात क्या होगी? अल्फा होएगा ये जो मैंने गामा लिखवाया था स्लॉट एंगल मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ स्लॉट बाय विच क्वाइल इज शॉर्ट पिच्ड, क्वाइल इज शॉर्ट पिच्ड। ये इसका फॉर्मूला हो गया। समझ आ गई ना फॉर्मूला कि कितने स्लॉट से क्वाइल शॉर्ट पिच हुई है, 2 स्लॉट से शॉर्ट पिच हुई है, मल्टीप्लाई बाय स्लॉट एंगल। हमने करा था ना 30 डिग्री स्लॉट एंगल 30 है ना, मल्टीप्लाई बाय कितने स्लॉट से शॉर्ट पिच हुई थी? 2 से 2, तो वो क्या आ जाएगा? इसका स्लॉट एंगल 60 आ गया था। 60 को हमने यहां पुट कर दिया। क्लियर होगी इतनी चीज? समझ गए इतनी चीज? पोल पिच, फुल पिच, शॉर्ट पिच, क्वाइल स्पैन और एक कोडिंग एंगल। समझ आ गई इतनी चीजें? स्लॉट एंगल क्लियर होगी इतनी चीजें? कोडिंग एंगल तो ही कितना पीछे रहेगा। हाँ, कोडिंग एंगल वो होता है जितनी स्लॉट से पहले आ गया, जितना शॉर्ट हो गया। क्लियर होगी इतनी चीज? लगी समझ? अब इसके अंदर एक आता है पिच फैक्टर। क्या आता है? पिच फैक्टर। पिच फैक्टर क्या होता है? केपी। केपी की वैल्यू क्या होती है? कॉस अल्फा बाय 2। जैसे हमारे फैक्टर्स होते हैं ना कुछ, जैसे हम उसके अंदर प्रोपोर्शनल को हटा के कांस्टेंट लिखते थे, वैसे एक ये पिच फैक्टर है। पिच फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस अल्फा बाय 2। क्लियर होगी इतनी बात? क्या रह गया? कंसंट्रेटिंग और डिस्ट्रीब्यूटेड। हाँ, पिच फैक्टर है ना? हाँ, पिच फैक्टर है। कोस अल्फा बाय 2। हाँ सर, सीधे ही फॉर्मूला तो जैसे नहीं था, उसकी तो ड्राइव तो नहीं है ना ना ना, सीधा ही कोई पापा ने क्या करना ड्राइव करके, और कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं हम। कॉस अल्फा बाय 2। समझ आ गई इतनी चीज? डिस्ट्रीब्यूशन कल कराऊं, कंसंट्रेटेड डिस्ट्रीब्यूशन चलेगा? और लंबा टॉपिक है थोड़ा सा। सर जो डायग्राम भी बनेगी है ना? नहीं, कोई डायग्राम नहीं बनानी। लोड हैगी डायग्राम कोई कुछ नहीं बनाना, सिर्फ अपने ऐसे देसी तरीके से समझेंगे, जल्दी याद रहेगा और ज्यादा याद रहेगा।